सुबह के ठीक 7 बजे थे जब मोहन गुप्ता निवास का वफादार नौकर श्री रमेश गुप्ता के अध्ययन कक्ष में उनकी सुबह की चाय रखने गया। गुप्ता निवास शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित एक आलीशान हवेली थी, जिसकी भव्यता और आधुनिक साज सज्जा दूर से ही चमकती थी। रमेश गुप्ता शहर के सबसे सफल हीरा व्यापारियों में से एक थे, जिनकी प्रतिष्ठा और रईसी जग जाहिर थी। मोहन ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर खटखटाया, थोड़ा जोर से, फिर भी सन्नाटा। मोहन को अजीब लगा। श्री गुप्ता आमतौर पर सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर अखबार पढ़ते या काम करते थे। मोहन ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, लेकिन वह अंदर से बंद था। चिंता की एक लहर मोहन के मन में दौड़ गई। उसने तुरंत श्रीमती सुमन गुप्ता, रमेश गुप्ता की पत्नी और उनके बेटे अमित गुप्ता को जगाया। अमित, जो अपनी सुबह की नींद में खलल पड़ने से झुंझला रहा था, तुरंत कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने भी दस्तक दी, फिर चिल्लाया, पिताजी, पिताजी, दरवाजा खोलिए। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सुमन गुप्ता का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उन्होंने फुसफुसाया। अमित ने घबराकर दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। 1, 2, 3 बार। चौथी बार में अंदर की कुंडी एक चर्राहट के साथ टूट गई और दरवाजा खुल गया। जो दृश्य सामने था, उसने तीनों को स्तब्ध कर दिया। श्री रमेश गुप्ता अपनी महंगी चमड़े की कुर्सी पर बेजान पड़े थे। उनका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उनके सीने पर, उनके शानदार रेशमी कुर्ते पर एक गहरा लाल धब्बा फैल चुका था। उनकी आंखें खुली थीं, उनमें एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे वे किसी अनकहे रहस्य को घूर रही हों। कमरे में गोली की कोई आवाज नहीं आई थी और न ही कोई संघर्ष के निशान थे। कमरे की हर चीज अपनी जगह पर थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो, सिवाय इसके कि रमेश गुप्ता अब जीवित नहीं थे। सुमन गुप्ता की चीख से पूरा घर गूंज उठा। अमित अपनी मां को संभालने की कोशिश करता रहा, जबकि मोहन ने कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां गुप्ता निवास के सामने खड़ी थीं। शहर के वरिष्ठ डीएसपी विक्रम सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। विक्रम सिंह अपनी पैनी नजर और अनसुलझे मामलों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके साथ इंस्पेक्टर राजेश और फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ नेहा भी थीं। विक्रम सिंह ने कमरे में प्रवेश करते ही एक विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया। किसी को कुछ छूने मत देना, उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। कमरे का दरवाजा अब खुला था, लेकिन अमित ने पुष्टि की कि यह अंदर से बंद था जब उन्होंने इसे खोला था। यह पहला विरोधाभास था, एक बंद कमरे का रहस्य का संकेत। मृतक का शरीर अभी भी कुर्सी पर था। नेहा ने तुरंत प्राथमिक जांच शुरू की। सीने में एक गोली लगी है डीएसपी साहब, लगता है कि यह सीधी चोट है, उन्होंने बताया। मृत्यु का अनुमानित समय? विक्रम ने पूछा। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन शायद आधी रात के बाद, सुबह के शुरुआती घंटों से पहले। कमरा बेदाग था। अध्ययन कक्ष में एक बड़ी ओक की मेज थी, जिस पर कुछ कागजात करीने से रखे थे। दीवार पर विशाल बुक शेल्फ थे, जिनमें दुर्लभ और महंगी किताबें भरी थीं। एक कोने में एक पुरानी टाइपराइटर मशीन रखी थी, मानो समय अपनी जगह ठहर गया हो। कोई हथियार नहीं मिला, कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे, न ही दरवाजे पर न खिड़कियों पर। सभी खिड़कियां अंदर से बंद और कसकर कुंडी से लगी हुई थीं। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई हथियार नहीं मिला और कोई घुसपैठ का निशान नहीं। ये सब मिलकर एक अजीब पहेली बना रहे हैं, इंस्पेक्टर राजेश ने टिप्पणी की। विक्रम सिंह ने कुछ देर तक कमरे के चारों ओर घूमते रहे। उनकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज को स्कैन कर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य सुराग ढूंढ रही हों। उन्होंने एक भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले मोहन, जो शव का पहला गवाह था। मोहन ने अपनी कहानी दोहराई। उसकी आवाज में अभी भी डर कांप रहा था। उसने बताया कि श्री गुप्ता अक्सर देर रात तक अध्ययन कक्ष में रहते थे और कभी कभी सुबह तक वहीं काम करते थे। इसके बाद श्रीमती सुमन गुप्ता का नंबर आया। वे गहरे सदमे में थीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था डीएसपी साहब, सब ठीक था, उन्होंने दावा किया। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जिसे विक्रम ने तुरंत भांप लिया। उन्होंने आगे कहा कि रमेश गुप्ता एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन वे अपने परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहे। क्या उनके कोई दुश्मन थे? विक्रम ने पूछा। सुमन ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। मुझे नहीं लगता। रमेश का व्यापार बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से खुली दुश्मनी नहीं ली। अमित गुप्ता 28 वर्षीय अपने पिता के हीरे के व्यवसाय में शामिल था। वह उत्तेजित और परेशान लग रहा था। मैं रात को 1 बजे तक बाहर था अपने दोस्तों के साथ। जब मैं वापस आया, पिताजी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने सोचा वे सो रहे होंगे।
मैं अपने कमरे में चला गया और सुबह मां के चिल्लाने पर जागा। अमित का रात का देर से आना उसके लिए एक संभावित संदिग्ध का टैग लगा रहा था। विक्रम ने अमित के दोस्तों की सूची मांगी ताकि उसके बयान की पुष्टि हो सके। अमित के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे विक्रम पकड़ नहीं पा रहा था, डर, गुस्सा या कुछ और। फिर बारी आई पूजा गुप्ता की, रमेश गुप्ता की इकलौती बेटी, 25 वर्षीय। पूजा अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। वह एक भावुक कलाकार थी जो अक्सर अपने पिता के व्यावसायिक दृष्टिकोण से असहमत रहती थी। मैं रात भर अपने कमरे में पेंटिंग कर रही थी, उसने नम आंखों से कहा। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पिताजी और मेरे बीच हाल ही में एक कला प्रदर्शनी को लेकर बहस हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आवाज भर्रा गई। रमेश गुप्ता चाहते थे कि पूजा भी पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो, जबकि पूजा का दिल कला में था। यह असहमति एक छोटे परिवार में बड़े विवाद का कारण बन सकती थी। रमेश गुप्ता का कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हाल ही में उनका झगड़ा हुआ हो? विक्रम ने पूछा। अमित ने बताया कि उनके पिता का कारोबार बहुत बड़ा था और प्रतिद्वंद्विता स्वाभाविक थी, लेकिन कोई ऐसी बड़ी दुश्मनी नहीं थी जिसके कारण कोई हत्या कर दे। उसने सुरेश शर्मा का नाम बताया, जो रमेश गुप्ता के सबसे पुराने व्यापारिक साझेदार थे, और राजेश मेहता का भी, जो एक प्रतिद्वंद्वी हीरा व्यापारी थे, लेकिन उनके बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। विक्रम ने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का आदेश दिया, लेकिन पता चला कि मुख्य गेट और ड्राइंग रूम में कैमरे थे, अध्ययन कक्ष में नहीं। गुप्ता साहब को अपनी निजता बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपने निजी स्थान पर कैमरे नहीं लगवाए थे, मोहन ने बताया। जांच दल ने हर कोने की तलाशी ली, मेज की दराजें, बुक शेल्फ, यहां तक कि कालीन के नीचे भी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हथियार गायब था और बंद कमरे का रहस्य अब तक अनसुलझा था। विक्रम सिंह को पता था कि ऐसे मामलों में सबसे छोटा विवरण सबसे महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। उन्होंने नेहा से कहा कि वे फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द से जल्द दें। अगले दिन विक्रम सिंह ने फिर से गुप्ता निवास का दौरा किया। उन्होंने अध्ययन कक्ष में घंटों बिताए, हर वस्तु को बारीकी से देखते रहे। उनकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी। अमित ने बताया था कि उसने दरवाजे को धक्का देकर कुंडी तोड़ी थी। विक्रम ने उस टूटी हुई कुंडी का निरीक्षण किया। यह एक साधारण कुंडी थी जो अंदर से लगाई गई थी। अगर दरवाजा अंदर से बंद था, विक्रम ने इंस्पेक्टर राजेश से कहा, तो हत्यारा कमरे से कैसे बाहर निकला? या तो हत्यारा अभी भी कमरे में छिपा है, या फिर उसने बाहर निकलने के लिए कोई तरकीब इस्तेमाल की है। राजेश ने सिर हिलाया। लेकिन कोई गुप्त रास्ता या खिड़की भी नहीं है जिससे कोई भाग सके। विक्रम की नजर दरवाजे के निचले हिस्से पर पड़ी, जहां वह फर्श से मिलता था। वहां एक बेहद बारीक खरोंच का निशान था, लगभग अदृश्य, जो किसी नुकीली चीज के बार बार रगड़ने से बना हो सकता था। यह निशान इतना छोटा था कि शायद ही कोई इसे नोटिस करता। उन्होंने अपनी जेब से एक लेंस निकाला और निशान को और करीब से देखा। यह एक सीधी रेखा में था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पतला, कठोर धागा या तार इस जगह से बार बार खींचा गया हो। यह क्या है सर? राजेश ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें अपने बंद कमरे की पहेली का एक हिस्सा मिल गया है, विक्रम ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अगर कोई अंदर से दरवाजा बंद करके चाबी अंदर ही छोड़कर बाहर निकलना चाहे तो वह कैसे करेगा? राजेश ने कुछ देर सोचा। वह चाबी को दरवाजे के नीचे से धकेल सकता है, लेकिन तब भी दरवाजा बंद कैसे होगा? वही तो। लेकिन अगर चाबी अंदर ही हो और कोई पतला तार या धागा इस्तेमाल करके चाबी को बाहर से घुमा दे? विक्रम ने संकेत दिया। और फिर उस धागे को धीरे से खींच ले ताकि दरवाजे के नीचे यह निशान बन जाए। यह एक पुरानी लेकिन कारगर तरकीब थी, लेकिन इसके लिए हत्यारे को चाबी कहां मिली? और रमेश गुप्ता ने अपनी चाबी कहां रखी थी? मोहन ने बताया कि रमेश गुप्ता हमेशा अपने अध्ययन कक्ष की चाबी अपनी जेब में रखते थे। विक्रम ने नेहा से पूछा कि क्या रमेश गुप्ता के कपड़ों की तलाशी ली गई थी? हां, उनके कुर्ते की जेब में उनकी बटुआ और एक छोटी चाबी का गुच्छा मिला था, लेकिन अध्ययन कक्ष की चाबी उसमें नहीं थी। नेहा ने पुष्टि की। तो चाबी कहां थी? अगर हत्यारे ने अंदर से चाबी से दरवाजा बंद किया था तो उसने चाबी कहां रखी? विक्रम ने फिर से कमरे की तलाशी शुरू की। इस बार उनके दिमाग में चाबी थी। उन्होंने मेज, दराजों, यहां तक कि फूलों के गमले के नीचे भी देखा। फिर उनकी नजर बुक शेल्फ पर पड़ी। रमेश गुप्ता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उनका पुस्तकालय बहुत बड़ा था। अचानक विक्रम की नजर एक विशेष पुस्तक पर पड़ी, द आर्ट ऑफ वॉर का एक प्राचीन संस्करण। यह अन्य पुस्तकों की तुलना में थोड़ी मोटी और भारी लग रही थी और इसके कवर पर धूल की एक परत जमी थी, लेकिन उसके नीचे एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे हाल ही में छुआ गया हो।
विक्रम ने किताब को उठाया। उसका वजन असाधारण रूप से भारी था। उन्होंने किताब खोली और बीच के पन्नों को एक खोखली जगह बनाने के लिए काटा गया था। उस खोखली जगह में एक चमकदार 38 कैलिबर का रिवॉल्वर पड़ा था और उसके साथ अध्ययन कक्ष की चाबी भी रखी थी। हथियार मिल गया, विक्रम ने उत्साहित होकर कहा। राजेश चौंक गया, लेकिन यह यहां कैसे छिपा था? और यह गुप्ता साहब का ही रिवॉल्वर लगता है। विक्रम ने रिवॉल्वर और चाबी को एक प्लास्टिक बैग में रखा। यह रमेश गुप्ता का अपना रिवॉल्वर है। अब तक हमने यही माना था कि हत्यारा अपना हथियार लेकर आया और चला गया, लेकिन हत्यारे ने श्री गुप्ता के ही रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया, उसे यहीं छिपाया और फिर चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि हत्यारे ने रिवॉल्वर को इस किताब में क्यों छिपाया और चाबी को भी वहीं क्यों रखा? शायद वह नहीं चाहता था कि हथियार तुरंत मिल जाए, राजेश ने सुझाव दिया। या वह चाहता था कि यह एक दुर्घटना या आत्महत्या लगे? नहीं राजेश, विक्रम ने कहा। आत्महत्या होती तो रिवॉल्वर उनके हाथ में होता या पास पड़ा होता। यह साफ तौर पर हत्या है। हत्यारे ने इसे छिपाया ताकि हमें तुरंत यह पता न चले कि यह उनका ही रिवॉल्वर था, और चाबी को इसलिए रखा ताकि बाद में यह लगे कि चाबी तो अंदर ही थी, तो दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ? वह हमें भ्रमित करना चाहता था। अब हत्यारे की मंशा साफ हो रही थी, भ्रम पैदा करना, समय खरीदना और खुद को बेदाग साबित करना। लेकिन यह सब कौन कर सकता था? किसे रमेश गुप्ता के रिवॉल्वर के बारे में पता था? किसे उनके बुक शेल्फ में इस विशेष किताब के बारे में पता था? और किसे इस पुरानी धागे वाली तरकीब के बारे में पता था? यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता था, यह घर का कोई सदस्य ही था। कोई ऐसा व्यक्ति जो गुप्ता निवास और रमेश गुप्ता की आदतों को अच्छी तरह जानता था। विक्रम सिंह ने एक बार फिर सभी परिवार के सदस्यों और मोहन से पूछताछ की। इस बार उनका ध्यान उनके व्यवहार, उनकी आदतों और रमेश गुप्ता के साथ उनके रिश्तों पर था। सुमन गुप्ता शांत और संयमित थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और कुछ छुपाने का संकेत था। जब विक्रम ने उनसे रमेश गुप्ता के रिवॉल्वर के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि उनके पास एक रिवॉल्वर था, लेकिन वह उसे कहां रखते थे, यह उन्हें नहीं पता था। पूजा गुप्ता अभी भी सदमे में थी, लेकिन उसकी कहानी में कोई खास विरोधाभास नहीं मिला। मोहन, वफादार नौकर, हर सवाल का सीधा जवाब दे रहा था। वह रमेश गुप्ता की हर आदत को जानता था। जब बारी अमित गुप्ता की आई तो वह और भी बेचैन लग रहा था। उसकी आंखें लगातार घूम रही थीं, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। विक्रम ने उससे फिर से उसकी जुए की आदतों के बारे में पूछा। अमित ने पहले तो इनकार किया, फिर स्वीकार किया कि उसे थोड़ी बहुत आदत थी, लेकिन वह कंट्रोल में थी। क्या आपके पिताजी को आपकी जुए की आदतों के बारे में पता था? विक्रम ने सीधे पूछा। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पता था, हम इस बारे में कई बार झगड़ चुके थे। और क्या हुआ था आखिरी झगड़े में? उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो वह मुझे व्यापार से बाहर कर देंगे और मेरी सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे। अमित ने अपनी आवाज धीमी कर ली। विक्रम ने गौर किया कि अमित की आंखें एक निश्चित दराज की ओर जा रही थीं। वह मेज के पास वाली दराज थी जहां रमेश गुप्ता आमतौर पर महत्वपूर्ण कागजात रखते थे। आपके पिताजी ने उस दराज में क्या रखा था? विक्रम ने पूछा। अमित ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, बस उनके पुराने कागजात। लेकिन विक्रम ने कुछ और ही सोचा था। नेहा की शुरुआती रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें बताया गया था कि गोली बहुत करीब से मारी गई थी और मृतक के कपड़े पर कुछ बारूद के निशान मिले थे, जो यह बताता था कि गोली बिल्कुल पास से चलाई गई थी। विक्रम ने अपने अधीनस्थों से अध्ययन कक्ष की मेज की दराज को खोलने के लिए कहा। उसमें रमेश गुप्ता के व्यापार से संबंधित कई फाइलें थीं, लेकिन एक फाइल गायब थी। एक खाली जगह थी जहां शायद एक मोटी फाइल रखी जाती थी। यह दराज खुली हुई क्यों है? विक्रम ने पूछा। अमित ने घबराकर कहा, मुझे नहीं पता, शायद पिताजी ने कुछ निकाला होगा। अमित, तुम्हें यह दराज खुली मिली थी जब तुमने दरवाजा तोड़ा था? नहीं, यह बंद थी, अमित ने झिझकते हुए कहा। विक्रम सिंह ने मेज पर पड़ी कुछ राख को देखा। वह राख सामान्य कागज की राख नहीं थी, बल्कि किसी मोटी फाइल के जलने की तरह लग रही थी। उन्होंने चिमनी की ओर इशारा किया। चिमनी साफ थी, लेकिन उसमें कुछ राख के अवशेष दिख रहे थे जो पूरी तरह से जले नहीं थे। एक कोने में एक अधूरा जला हुआ कागज का टुकड़ा मिला। उस पर कुछ अक्षरों के निशान थे। अमित, कर्ज, धोखा, सब कुछ अब साफ होने लगा था। विक्रम ने अमित की ओर देखा। रमेश गुप्ता ने अपनी आखिरी रात में अपनी एक फाइल जलाई थी, है ना अमित? वह फाइल जिसमें तुम्हारे जुए के कर्ज, तुम्हारे धोखाधड़ी के सौदों और तुम्हारे पिता के व्यवसाय में तुम्हारी गड़बड़ियों के सारे सबूत थे। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपने लगा। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बेदखल करने वाले थे, तुम्हें सबके सामने बेनकाब करने वाले थे।
तुमने उनसे बहस की, तुमने उन्हें रोका, और जब वह फाइल जलाने लगे तो तुमने अपना आपा खो दिया। तुमने उनका रिवॉल्वर उठाया और उन्हें गोली मार दी। विक्रम की आवाज कठोर थी। अमित ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हां, मैंने ही किया। वह मुझे बर्बाद कर रहे थे, वह मुझे सब कुछ से वंचित कर रहे थे। उसकी आवाज टूट गई। तुमने रिवॉल्वर को किताब में छिपाया, फिर तुमने चाबी को वहीं रखा, और तुमने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर तुमने दरवाजे के नीचे से एक पतले तार या धागे का इस्तेमाल करके चाबी को बाहर से घुमाया ताकि दरवाजा बाहर से बंद हो जाए, और फिर उस तार को वापस खींच लिया, है ना? विक्रम ने पूरा अपराध का तरीका अमित के सामने रख दिया। अमित ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में पछतावा और हार साफ दिख रही थी। मैंने यही किया। मैंने सोचा था कि कोई इसे कभी नहीं समझ पाएगा। उसने बताया कि उसने वर्षों से जुए में लाखों रुपए खो दिए थे। उसने अपने पिता के व्यवसाय से पैसे भी निकाले थे, जिसकी भनक रमेश गुप्ता को लग गई थी। रमेश गुप्ता ने अमित को अंतिम चेतावनी दी थी कि वे उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब करेंगे और उसे परिवार से बाहर कर देंगे। उस रात रमेश गुप्ता अपने अध्ययन कक्ष में अमित के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और फाइल जलाने वाले थे ताकि अमित को एक अंतिम मौका मिले, लेकिन अमित ने इसे अपनी बर्बादी समझा। गुस्से और डर में उसने अपने पिता को मार दिया। गुप्ता निवास में पसरा सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था, लेकिन इस बार यह रहस्य का नहीं बल्कि त्रासदी का सन्नाटा था। एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने पापों को छिपाना चाहता था और अपनी सुख सुविधाओं को खोना नहीं चाहता था। विक्रम सिंह ने अमित को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अमित, जो अब पूरी तरह टूट चुका था, बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चला गया। सुमन गुप्ता और पूजा गुप्ता दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अमित ऐसा कर सकता है। उनके परिवार का यह दुख उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। नेहा ने रिवॉल्वर पर अमित के फिंगरप्रिंट्स की पुष्टि की और दरवाजे के नीचे पाए गए निशान और चिमनी में बची राख के अवशेषों ने कहानी को पूरी तरह से मजबूत कर दिया। डीएसपी विक्रम सिंह ने अपने कार्यालय में बैठकर इस मामले की रिपोर्ट लिखी। यह एक और मामला था जो सुलझ गया था, लेकिन हर बार जब वह किसी अपराधी को पकड़ते थे तो उनके मन में एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह मानवीय रिश्तों की जटिलता, महत्वाकांक्षा, लालच और निराशा की कहानी थी। रमेश गुप्ता का साम्राज्य अब बिखर चुका था। एक पिता ने अपने बेटे के धोखे के कारण अपनी जान गंवाई और एक बेटे ने अपने क्षणिक गुस्से और स्वार्थ के कारण अपना भविष्य और अपनी आत्मा दोनों खो दिए। विक्रम सिंह ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा। रात ढल रही थी और शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। हर रोशनी के पीछे एक कहानी थी, कुछ उजली, कुछ धुंधली और कुछ उतनी ही अंधेरी जितनी गुप्ता निवास के अध्ययन कक्ष में फैली थी। उनका काम था उन अंधेरी कहानियों से पर्दा उठाना, और यही वह करते रहे थे, एक एक करके, हर सुराग की तलाश में, हर चुप्पी को भेदते हुए। पर आज की रात कुछ अलग थी। खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ जैसे कोई अनजानी आहट भी भीतर घुस आई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक अचानक और भारी लगने लगी। उनके सामने टेबल पर खुली डायरी के कुछ पन्ने हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। डायरी में लिखा था, सच्चाई खिड़की से नहीं आईने से झांकती है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। विक्रम की नजर पास रखे आईने पर गई, और उसी क्षण मानो उसकी गहराई में एक धुंधला चेहरा उभर आया, किसी और का, अनजान पर खतरनाक। क्या यह महज उनका भ्रम था या फिर सचमुच कोई साया उनकी जांच को भटकाने आया था? आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रहस्य की अगली कड़ी आप तक पहुंचाऊं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब विक्रम सिंह सच्चाई के और करीब पहुंचें तो सबसे पहले आपको ही खबर मिले।